बच्चों, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो सुप्रभात। आज 12वीं क्लास के बच्चों के लिए हम आज गति संकलन का दासी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि दासी महान लेखक या यूँ कहें कि सर्वगुणों से संपन्न छायावाद के प्रणेता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। जयशंकर प्रसाद का नाम साहित्य जगत में खड़ी बोली के प्रणेता के रूप में दिया जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली इन्हीं की देन है। आज जब हम जयशंकर प्रसाद के बारे में, उनकी रचना के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें उनकी जीवनी, भाषा, काव्यगत विशेषता सबों का जानना बहुत जरूरी है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में हुई थी और इनका जन्म भूमि काशी के सराय गोवर्धन था। काशी का सराय गोवर्धन था। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू संपूर्ण इलाके में दान देने में प्रसिद्ध थे। इसीलिए काशी नरेश के बाद अगर जनता हर हर महादेव से स्वागत अगर काशी नरेश का करती थी तो इनके पितामह देवी प्रसाद का भी स्वागत उन्हीं शब्दों से करती थी। अपने पिता और बड़े भाई के देहावसान हो जाने के बाद 17 वर्ष की किशोरावस्था में ही इनके ऊपर आपदाओं का प्रभाव, आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी, क्योंकि इन्हें साहित्य के प्रति प्रेम, कला के प्रति प्रेम विरासत के रूप में मिला था। इनके पिता भी एक रचनाकार थे, लेकिन वे प्रसिद्ध नहीं हो पाए। कहा जाता है कि 9 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से अपना छद्म नाम कलाधर रखा और उसी के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। अंततः 14 जनवरी 1937 को 47 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत काशी में क्षय रोग के कारण हो गया। क्षय रोग, जिसे टीबी कहा जाता है, जिसका आज अनेकों लोग उपचार कराकर ठीक हो रहे हैं, उस समय विज्ञान इतनी विकसित नहीं थी और वह प्रायः जानलेवा रोग समझा जाता था। इन्होंने काव्य, नाटक, उपन्यास और कहानी संग्रह सबों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और साहित्य जगत में ये महान रचनाकार के रूप में ध्रुव तारे की तरह टिक गए। इनके मुख्य काव्य कामायनी, आंसू, प्रेमपथी, झरना आदि हैं, जिसमें कामायनी पर इन्हें अनेक पुरस्कार, चाहे वह राज्य स्तरीय हो, राष्ट्र स्तरीय हो, सब पर सम्मानित किया गया। इनका नाटक स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि इन्होंने ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ आदि नाटकों का भी रचना किया था, लेकिन इन्हें जितनी प्रसिद्धि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में मिली, उतने दूसरे नाटकों में कभी नहीं मिली। इनका उपन्यास कंकाल और टिकली ने भी साहित्य जगत में उथल पुथल मचा दी।
इनकी कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये सभी कहानियां प्रसिद्ध हुई। आज जो कहानी दासी आपके सम्मुख इन्होंने प्रस्तुत किया है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, यह इनके द्वारा रचित आंधी नामक कहानी का एक अंश है। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग के कहानियों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। सन 1912 में इंदु में इनकी पहली कहानी, इंदु जो एक उस समय का प्रसिद्ध पत्रिका थी, उसमें इनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। प्रायः तभी से गंभीरता पूर्वक आधुनिक कहानियों की रचना हिंदी में आरंभ हुई। लेकिन कहा जाता है कि इनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती थी, इसीलिए आम जन के समझ से यह बाहर होती थी। लेकिन विद्वत जनों के बीच इसने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। इन्होंने 72 कहानियां लिखी हैं। इनमें अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता पाई जाती है, लेकिन भावना में भी यथार्थ को पिरोए रखना, यथार्थ को कभी भी अनसुना नहीं कर देना, यह इनकी काव्यगत विशेषताएं थी। हालांकि इन्होंने भावना और यथार्थ दोनों पर अनेक श्रेष्ठ कहानियां लिखी हैं। दासी कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है जो भावनाओं की मिठास तथा कवित्व से पूर्ण है। आंधी में जो दासी कहानी आई है, इन्होंने बताया है कि किस तरह हमारे देश में दास प्रथा बहुत दिनों से ही प्रचलित था। दासी कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है जिसमें बताया गया है कि किस तरह उस समय अनेक तुर्कों और मुगलों ने भारत में आकर लूट मचाई और यहाँ के अनेक लोगों को, अनेक राजाओं को, अनेक सैनिकों को दास बना दिया। उस समय दास प्रथा बहुत ही प्रचलित थी। और इसमें इन्होंने बताया है कि दास होने के बावजूद भी अनेक भारतीय ऐसे थे जिन्होंने भारत प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। दासी कहानी में कहानीकार ने अपने चरित्रों के द्वारा तत्कालीन समाज में व्याप्त दास प्रथा या गुलामी की समस्या को दिखाया है। इसके साथ ही कहानीकार ने कहानी की घटनाओं से पाठकों को दास प्रथा के वातावरण की अनुभूति या एहसास कराने का प्रयास भी किया है। यह कहानी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, या यूं कहें कि संपूर्ण विद्वानों में ने इसे सराहते हुए कहा है, जो कहानीकार की आशातीत सफलता की बयां करता है। इस कहानी में पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रों के माध्यम से उनकी मनोस्थिति को पाठकों के समक्ष लेखक ने रखने का प्रयास किया है। इसका शीर्षक एक ओर जिज्ञासा को प्रबल करता है, तो वहीं दूसरी ओर यह शीर्षक संक्षिप्त भी है, जो किसी भी कहानी के शीर्षक रखने की एक प्रमुख शर्त होती है। कहानी के कथानक को केंद्रीय संवेदना, कहानी के कथानक की केंद्रीय संवेदना दासियां ही हैं। इस कहानी के माध्यम से दासियों की तत्कालीन परिस्थिति को भी कहानी के अन्य भावों के साथ व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। इस शीर्षक में कहानी का सार भाव भी अंतर्निहित है, जो शीर्षक की उपयोगिता सिद्ध करती है। यह कहानी भाषा की दृष्टि से एक समृद्ध कहानी है। प्रसाद जी ने अपनी इस कहानी में सरल और क्लिष्ट
दोनों ही प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है। इस कहानी में प्रसाद जी की भाषा सरल, प्रभावमय तथा बोधगम्य है। बोधगम्य का अर्थ होता है आसानी से उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं, कहानी के उद्देश्य, घटनाओं को आसानी से समझ में आ जाना। प्रसाद जी के शब्दों का चयन भावों के अनुकूल है। प्रसाद जी की भाषा की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो कहानियों में उनके काव्यात्मक भाषिक संयोजन को प्रकट करता है। जैसे उन्होंने कहा है कि अहमद ने बारूणी विलसित नेत्रों से देखा उस रूप माधुरी को जिसमें स्वाभाविकता थी, बनावट नहीं। अर्थात यह प्रकट करता है कि उन्होंने तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप भारत में बोली जाने वाली तत्सम शब्दों से युक्त अनेक और क्लिष्ट भाषाओं का वर्णन किया है। इनकी भाषाओं में अधिकतर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो भाषा की प्रवाहमयता के अनुकूल है। जैसे राजा तिलक हिंदुस्तान ले जाने की व्यवस्था को इस प्रकार प्रकट करता है, चिर निर्वासित विस्तृत अपराधी, यानी वह देश के प्रति अपने आप को अपराधी और अपने आप को देश से अलग होने के गम को दिखाता है। जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी में भाषा को पात्रानुकूल और स्वाभाविक बनाने हेतु जहाँ तहाँ अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग भी बड़ी कुशलता से किया, जैसे जिहूं, गुलामी, सलाह, दिनारे, मालगुजारी, कम ख्वाब, फौजी आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जो कहानी को की भाषिक समृद्धता को प्रकट करते हैं। इसमें मैंने देखा इन शब्दों के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने इसमें उर्दू, तुर्की, संस्कृत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी कहानी में भाषा को भावानुरूप बनाने के लिए लोकोक्तियों का भी सुंदर संयोजन किया। जैसे जिस दुख से मनुष्य छाती फाड़कर चिल्लाने लगता हो, सिर पीटने लगता हो, वैसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी केवल सिर नीचा कर चुप रहना अच्छा समझता हूँ। यानी इसमें छाती फाड़ना, सिर पीटना, सिर नीचा करना ऐसे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार प्रसाद जी की भाषा में यही नहीं अनेक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं जो कहानीकार की भाषिक दक्षता को प्रकट करते हैं। कितना मिनट का बोले? यदि कथानक कहानी का मेरुदंड होता है तो पात्र कहानी के प्राण होते हैं, जो कथानक के निर्जीव शब्दों में प्राण फूंक देते हैं। पात्र नियोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहानी की मूल घटनाएं और अनुभूति इसी के द्वारा प्रकट की जाती है। कहानी के पात्रों की रचना तो उद्देश्य की जाती है क्योंकि पात्र ही कहानीकार के उद्देश्य की पूर्ति में योगदान देते हैं और कहानीकार के निर्जीव शब्दों में प्राण डाल देते हैं। पात्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मुख्य पात्र तथा सहायक पात्र। इस कहानी में प्रमुख पात्र फिरोजा और बलराज हैं तथा अन्य पात्र अपनी भूमिकाओं द्वारा प्रमुख पात्र के चरित्र निर्माण में सहायक बनते हैं। अपने पात्रों के माध्यम से प्रसाद जी ने भारत की ऐतिहासिकता तथा तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों को प्रदर्शित किया है। फिरोजा के चरित्र में स्वाभिमानी नारी दिखाई देती है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने उस प्रेम को ठुकरा देती है जिसके लिए वह हिंदुस्तान आई है। वही कहानी के अंत में वह अहमद की समाधि की सेवा कर अपने पुष्ट प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। बलराज जो कहानी के प्रारंभ में ही आत्महत्या करना चाहता है, फिरोजा के समझाने पर
मान जाता है। अंत में वही फिरोजा को अपनी बहन बनाता है और फिरोजा और लीलावती की रक्षा के लिए अहमद से युद्ध करता है। बलराज का चरित्र एक भावुक और सशक्त पात्र का चरित्र है। इस प्रकार अन्य पात्र भी कहानी की मूल संवेदना को उत्तेजित करने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रस्तुत कहानी के सभी पात्रों में विश्वसनीयता परिलक्षित होती है। ऐसा लगता है कि वह पात्र अभी अभी जीवित हो और अपने संवादों का संचार देकर लोगों के मन में उस समय की परिस्थितियों का रेखाचित्र प्रस्तुत कर रहा हो। इस प्रकार पात्रों के संयोजन की दृष्टि से भी दासी कहानी एक सफल कहानी है। इन सब चीजों को जानने के बाद इतना कहना तो तय है कि जयशंकर प्रसाद सर्वगुण संपन्न एक रचनाकार हैं, जिनकी कहानी, नाटक, उपन्यास और कविताएं सभी उतनी ही सबों ने उतनी ही लोकप्रियता पाई जितनी इन्हें महान बनने के लिए काफी थी। धन्यवाद।